मैंने पिछले कई सालों में जब से मैं लाल किताब सीख रही हूँ तब से मैंने देखा है कि लोग लाल किताब सीखते तो हैं लेकिन उसके बावजूद उसकी बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या कब कैसे किया जाए। तो इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए जिसको आप सेव करके रख सकते हो अपने पास और हमेशा उसको याद रख के ही आप लाल किताब की स्टडी आगे कंटिन्यू करिए। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं पिछले कई सालों से जितना भी मैंने सीखा है उनमें किन किन जो फिक्स चीजों को लाल किताब में बताया गया है उन सभी थंब रूल्स को अप्लाई करना चाहिए अगर आप इसको सीखते हो। इसके अलावा आप इसमें यदा कदा अपनी मर्जी से कुछ भी एडिशन मत करिए। तो सबसे पहला थंब रूल है कि ये जो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी है ये टोटल जो है वो काल पुरुष कुंडली पे बनी हुई है। काल पुरुष कुंडली एक ऐसी कुंडली है जो कि मेष राशि से शुरू होती है, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि इसको आप ब्लैंक चार्ट मान लीजिए। तो लाल किताब भी उसी ब्लैंक चार्ट पे काम करती है जिसमें आपने सिर्फ भाव देखने हैं और उसके बाद उसमें बैठे हुए प्लैनेट देखने हैं। दूसरा थंब रूल है कि इसमें ना तो कोई वैदिक की तरह राशि कंसीडर की जाती है, ना ही किसी प्लैनेट का नक्षत्र कंसीडर किया जाता है। जैसे आप वैदिक में देखते हो कि हर प्लैनेट का एक नक्षत्र भी काउंट करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद उस राशि का लॉर्ड, फिर वो राशि का लॉर्ड जो है और दूसरी उसकी राशि कहाँ गई, जिसको हम डिस्पोजिटर थ्योरी भी बोलते हैं। तो वो सब बहुत सारी कैलकुलेशन के बाद हम लोग एक चार्ट के जो है माइन्यूट लेवल पर जाके उसको देखते हैं। लेकिन लाल किताब में इनका कहना है नो डिग्री, नो राशि, उसके बाद सिर्फ आपको देखना है प्लैनेट कौन सा है। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि डिग्री सिस्टम तो बिल्कुल भी इसमें नहीं देखा जाता। इसमें आपके चार्ट में जो भी एक स्पेसिफिक हम चार्ट जब बनाते हैं किसी सॉफ्टवेयर पे तो उसमें देखते हैं हम, तो वो डिग्री कंसीडर नहीं करनी, सीधा सीधा प्लैनेट ही देखना है कि चंद्रमा है तो चौथे घर में, जुपिटर है तो अष्टम में। इसके अलावा प्लेन सीधा स्पष्ट प्लैनेट को जो है वो चार्ट में कुंडली में बिठाया जाएगा। चौथा इंपॉर्टेंट थंब रूल कि आपको भाव चलित कुंडली का किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि लाल किताब एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको किसी भी भाव चलित कुंडली की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो लगाते हैं केपी सिस्टम भी ऐड कर देते हैं, बीएनएन भी ऐड कर देते हैं, बहुत सारी चीजें ऐड कर देते हैं। नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ काल पुरुष कुंडली, लगन कुंडली और इसके अलावा और कोई कुंडली नहीं देखनी है। इसके बाद नेक्स्ट थंब रूल जो है वो है कि हमारे जो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी है वो वर्ष फल के अकॉर्डिंग सारे लाइफ इवेंट इसमें देखे जाते हैं। फिर उसके बाद आपके जितने भी अच्छे या बुरे जितनी भी रेमेडीज की जाती हैं वो ज्यादातर वर्ष फल के अकॉर्डिंग की जाती है, वो नेटल चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं की जाती। नेटल चार्ट की रेमेडीज जो है वो बहुत कम की जाती हैं और ज्यादातर जो है वर्ष फल में जो भी प्लैनेट घूम के किसी बैड हाउसेस में आए हैं उनको ही कंसीडर करके ठीक किया जाता है। नेक्स्ट थंब रूल आप देखेंगे कि अभी तक मैंने देखा है कि मैंने इतने समय से पढ़ाई करते हुए किसी भी ऐसी ज्योतिष की ब्रांच में वास्तु को कंसीडर नहीं किया गया, पामिस्ट्री को नहीं किया गया, उनको अलग से पढ़ाया जाता है। लेकिन लाल किताब में वास्तु एंड पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा और आपका वास्तु दोनों को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है। क्यों दी गई है उसके पीछे एक लॉजिक है कि जब ये बुक हमारी सामने आई उस समय पर कोई सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा एडवांस लेवल के हमारे पास चीजें नहीं थी जो किसी के बर्थ टाइम को हम रेक्टिफाई कर सकते। तो हमारे रूपचंद जोशी जी ने इसको हस्तरेखा से कुंडली का निर्धारण करते थे, सही करते थे उसके समय को, और इसके साथ साथ वास्तु से भी उसके घर की कई वास्तु की निशानियों से वो जान लेते थे कि आपके घर में ये प्रॉब्लम है। इस तरीके से तीनों चीजों को जोड़कर ही लाल किताब की जो चीजें हैं वो ठीक की जाती हैं। मैं खुद भी जब किसी को रेमेडी देती हूँ तो वास्तु एंड उसके साथ साथ कोशिश करती हूँ कि हस्तरेखा को भी यूज किया जाए। इसमें जो रूल्स हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते। जो प्लैनेट जहाँ पे जिस तरीके से बिठाया गया, बताया गया, उसको उसी तरीके से आपको रीड करना पड़ेगा। आप उसमें कुछ भी अपनी मर्जी से चीजें नहीं डाल सकते। नेक्स्ट थंब रूल आपके लिए कि राहु केतु सिर्फ और सिर्फ लाल किताब में ही बताया गया है कि वर्ष फल में एक ही भाव में आ सकता है, वरना ये 180 पे ही काम करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट थंब रूल मैंने देखा है इसमें कि आपको जो ग्रह
अपना फल देते हैं वो देते हैं भाव की उम्र और आपके किस ग्रह की दशा और अंतरदशा चल रही है उसके अकॉर्डिंग देगा। आपको बीच में विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी या फिर कोई भी काल चक्र दशा नहीं ऐड करनी है। लाल किताब की 35 साला चक्र, 36 साला चक्र को ऐड करके ही आपको देखना है। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है प्लैनेट का देखा जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फिक्स रहेगा। अगर आपके चार्ट में 5 प्लैनेट एक घर में हैं तो वर्षफल में भी 5 प्लैनेट इकट्ठे ही घूमेंगे, वो अलग अलग नहीं घूम सकते। तो इस तरीके से आप प्लैनेट को अलग अलग नहीं कंसीडर कर सकते या सोच सकते कि ये अलग अलग हो जाएंगे, नहीं, वो पूरी उम्र जो है वर्षफल में एक साथ ही चलते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट थंब रूल जो मैंने देखा लाल किताब में वो है कि सभी प्लैनेट्स को ना तो अच्छा बोला गया है ना ही बुरा बोला गया है। हर प्लैनेट को हर भाव के जो फल हैं वो दोनों तरीके से दिखाए गए हैं। वो मंदा भी हो सकता है, वो नेक भी हो सकता है। उनकी प्रॉपर निशानियां बताई गई हैं बिकॉज पुराने समय में जैसा मैंने आपको बताया कि कोई सॉफ्टवेयर नहीं थे, कोई जांचने का तरीका नहीं था बर्थ टाइम का, तो यही चीजों से वो नाप नपाई करते थे कि भाई ये प्लैनेट यहाँ बैठा है तो ये अच्छा फल होना चाहिए और ये प्लैनेट यहाँ बुरा बैठा है तो ये बुरा फल होना चाहिए। देखिए आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं क्योंकि मैं काफी टाइम से इस पे प्रैक्टिस कर रही हूँ और सारी उम्र करती रहूंगी कि लाल किताब एक प्रेडिक्टिव बुक नहीं है बल्कि ये हमारी एक परंपराओं से, हमारे बुजुर्गों से, ऋषि मुनियों की परंपरा से चली आई कुछ ऐसे थंब रूल्स पे बात करती है जो साधारण रूप से हमारे एंसेस्टर, हमारे बुजुर्ग जिनको आज टोटकों का नाम दिया जाता है उस रूप में वो मनाते थे। ये भी आम ही भाषा में उसी तरह की इंपॉर्टेंट ब्रांच है एस्ट्रोलॉजी की, जैसे केपी सिस्टम है या फिर जैसे हमारे भृगु नंदी नाड़ी है, ऐसे ही लाल किताब भी है। तो इसके बारे में कोई भी अपशब्द या मैं कहूंगी अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हैं तो किसी भी साइंस के बारे में कुछ भी आपको अपशब्द यूज नहीं करना चाहिए। आपको सीखनी है तो अच्छे तरीके से थंब रूल पे सीखिए, नहीं तो मत सीखिए। एट द एंड लास्ट में आपको बता दूं कि जो भी रेमेडीज इसकी की जाती है वो 4, 9 और 14 तिथियों को नहीं की जाती, स्पेशली जो लंबी 43 डेज की रेमेडी होती है। इसके अलावा आप छोटी कर सकते हो या आप जिस दिन आंधी तूफान या जिस दिन बारिश हो उस दिन ये रेमेडीज मत करिए। जिस दिन कोई घटना दुर्घटना हो जाए वो रेमेडीज मत करिए। बहुत सारी चीजें हैं जो लाल किताब में बहुत स्पष्ट, सीधा और सम्मानित रूप में कही गई हैं, उनको आप अपने लाइफ में लाइए और साधारण तरीके से नहीं, उसको बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं और अपनी और अपने परिवार की खुशियों में बढ़ावा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।